गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं आज साइंस 9th में पार्ट 14 प्राकृतिक संपदा के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आप अपने सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं। यह भी जाना जाता है कि जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल, भोजन आदि की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। और इसमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे बड़ा उपकरण है सूर्य। जो सूर्य ऊर्जा प्रदान करता है, पृथ्वी पर कई प्रकार की संपदाएं उपलब्ध होती हैं और उनकी आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी हैं? ये स्थल है, जल है, वायु है। पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह या परत, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल पृथ्वी का वह भाग है जो 75% भाग पर जल है। 75% भाग पर क्या है? जल है। और यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। किसके रूप में? भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। इन सभी को जलमंडल कहते हैं। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहाँ ये तीनों अवश्य अवयव स्थित हों, जहाँ ये तीनों आवश्यक रूप से अवयव स्थित हों। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम नया नाम देते हैं जीवन मंडल। जीवन मंडल में क्या होता है? सजीव जीवन मंडल के जैविक घटक हैं। सजीव क्या है? जीवन मंडल के जैविक घटक हैं। क्या है? जैविक घटक। जैसे कि वायु है, जल है, मृदा है, ये जीव मंडल के निर्जीव घटक हैं। सजीव क्या है? जीव मंडल के जैविक घटक हैं। वायु है, जल है, मृदा है, मृदा मतलब मिट्टी, ये सभी क्या है? निर्जीव घटक हैं। इन अजैव घटकों को जो पृथ्वी पर जीवन के लिए संपूर्ण संपोषण के लिए आवश्यक हैं, उनकी भूमिका का अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले आता है जीवन की श्वास, मतलब वायु। वायु हमारे लिए कितनी आवश्यक है और उससे हमारा जीवन कितना निर्भर करता है। वायु के घटकों में विषय में पढ़ सके हैं और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। 9th में हमने पढ़ा है कि वायु में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण भी होता है। जल वाष्प में छोटी छोटी पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, बिल्कुल सूक्ष्म। यह जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिमाण है। वायु के घटकों का ही जीवन पृथ्वी पर परिमाण है। शुक्र और मंगल जैसे ग्रह हैं जहाँ कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। वास्तव में शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। यदि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो तो वहाँ जीवन संभव है, जो कि पृथ्वी पर पाया गया है। 75% पृथ्वी पर पाया गया है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो अपन पार्ट 6 में पढ़ चुके हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति दूसरी प्रक्रिया से हुई, जिससे परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन खपत होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? खपत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है जिसको हम दहन क्रिया कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन दहन क्रिया से होता है। इसमें केवल मनुष्य के ही क्रियाकलाप नहीं होते जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में भी आग लग जाती है। जंगलों की आग भी इसमें आती है। इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% है, एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों से स्थिर है। पहला, हरे पेड़ पौधों में सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा, बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बना लेते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन का भाग है, वायु का। अब आता है जल। जल के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका क्या होती है? हम जान चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहता है।
इसमें वायु का ऊष्मा कुचालक है। वायु क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसतन तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष से जाने की दर को कम करता है। चंद्रमा के बारे में सोचें तो लगभग सूर्य से लगभग उतनी दूरी पर है जितना कि पृथ्वी से चंद्रमा की सतह है, जहां वायुमंडल है ही नहीं। तापमान 190 डिग्री माइनस से 110 डिग्री प्लस के मध्य होता है। माइनस 190 डिग्री से प्लस 110 के मध्य होता है, इनके बीच में वहाँ तापमान होता है। जैसा कि हमने देखा है कि बालू है रेती और जल एक समान दर से गर्म नहीं होते हैं। उनको ठंडा होने की दर के बारे में भी अलग अलग बातें कही गई हैं। हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाली ठंडी हवा से राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। वर्षा इसी कारण से होती है कि गर्मी अधिक पड़ती है और गर्मी अधिक पड़ने के कारण मौसम में बदलाव होता है, जो वायु की गति के कारण होता है। और वे कौन कौन से कारक हैं जो कभी कभी समीर यानी हवा, कभी कभी तेज हवा, कभी कभी तूफान के रूप में प्रदान करते हैं और वो वर्षा का कारण भी बनते हैं। हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प के बनने का प्रमाण भी दिया गया है। जल वाष्प जीवित प्राणियों के लिए क्रियाकलापों और जल के गर्म होने का कारण बनती है। इसी प्रकार से जैसे कि एक कांच के बर्तन में मोमबत्ती जलाया जाए और अगरबत्ती जलाया जाए, धुएं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवा बहती है। इसी प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरणों के कारण गर्म होती है तब वे ऊपर की ओर प्रवाह करती है। चूँकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, इसीलिए स्थल के ऊपर वायु जल के ऊपर की भाग अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। इसीलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर वायु की तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू होती। जैसे ही यह वायु ऊपर की उठती है तो वहाँ कम दाब वाला क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण समुद्र के ऊपर वायु कम दाब वाले क्षेत्र की प्रभावित होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण किया जाता है, जो दिन के समय हवा की दिशा समुद्र के स्थल की ओर होती है और रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। चूँकि स्थल की अपेक्षा जल धीमे धीमे ठंडा होता है। जब जल के ऊपर की वायु गर्म होने लगती है तब इस प्रकार का उपकरण बनता है। इस प्रकार की बातें होती हैं। तटीय क्षेत्रों में कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र में रात में प्रतीत होते हैं और तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु दिशा अलग अलग होती है। अगला पॉइंट है वर्षा। वर्षा बादलों के कारण बादल से बनती है और बादल बनते हैं तो वहाँ वर्षा होती है। एक साधारण सा प्रयोग करते हैं जिसमें वर्षा के प्रभाव देखे गए हैं। बहुत छोटे स्तर पर उपरोक्त प्रयोगों को दोहराया गया है कि जब जल वाष्प से भरी हुई वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में, जहां दाब अधिक है वहां से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो इसके विपरीत प्रवाहित होती है। दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाता है तब बड़ी मात्रा में जल वाष्प बनती है और वायु में प्रवाहित हो जाती है। जल वाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में रह जाती है और बाकी मात्रा गर्म हो जाती है और गर्म होने से वायु अपने साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे ही ऊपर की ओर जाती है तब यह फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं। इसके कारण जल का संघनन सहज होता है यानी बढ़ता है और कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करने लगते हैं जो बूंदों को जमा होने देते हैं और सामान्यतः वायु की उपस्थिति में धूल के कण एक दूसरे को निलंबित कर देते हैं, जिसके कारण वायु में विस्थापन होता है। एक बार जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं तो वे संघनित होकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जब ये बूंदें बड़ी और भारी होती हैं तब वे वर्षा के रूप में नीचे गिरती हैं।